Good morning, students. This is me, Rajni Khagwani. We are going to continue our first chapter of Understanding Society, which is Social Structure, Stratification, and Social Process in Society. This is the second part of this chapter. In last video, we have discussed about the meaning of social structure, and we have discussed briefly about the nature of social structure as well, and we have discussed about the meaning and the impacts of social stratification. Students, social stratification exists in each and every society. Stratification means what? Stratification means structural inequalities. If any society is unequal on the basis of their structure, or we can say that if any society is divided within the structure of that society, then this will be known as social stratification. I am going to be give a clear cut definition of this. यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक स्लाइड ली है और इसी को एज अ स्मार्ट बोर्ड हम लोग यूज करके पढ़ने की कोशिश करेंगे. नो नीड टू वरी अबाउट द नोट्स. आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड ऑल द नोट्स. आप उसको एक बार पढ़ें और यहाँ पे मैं सिर्फ इनिशियल मेंशन करने वाली हूँ. सो स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? जब स्ट्रक्चर के बेस पर इनइक्वालिटी क्रिएट होती है. स्ट्रक्चर क्या है हम लोगों ने बताया था. जस्ट एन एग्जांपल, वी आर गोइंग टू टेक स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी. आवर हिंदू सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. दिस इज द सोशल स्ट्रक्चर. बट इफ अगर इसी के आपके सोशल स्ट्रक्चर में इनइक्वालिटी हो, इनइक्वालिटी किस बेस पर हो सकती है? द इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ टचेबिलिटी, कि ब्राह्मण्स जो हैं वो मोस्ट प्योर हैं, 100% प्योर मान लो, शूद्रास इम्प्योर हैं, सो कॉल्ड. ठीक है, तो यहाँ पे आपको इनइक्वालिटी दिख रही है बिटवीन 100 एंड 0. तो ये इनइक्वालिटी जो है वो कहलाएगी स्ट्रैटिफिकेशन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक बार वापस सुन लो स्टूडेंट्स. ये हमने देखा स्ट्रक्चर. इस स्ट्रक्चर में अगर किसी तरह की कोई भी इनइक्वालिटी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, hypothetically we are saying that Brahmins are 100% pure and Shudras are so called 0% pure or impure, completely impure. तो ये आपको जो गैप दिख रहा है, this gap is known as inequality and this inequality is known as social stratification. Stratification किस किस बेस पर हो सकता है? The base of social stratification में जेंडर, मेल, फीमेल, मेल विल बी अपर एंड फीमेल विल बी द लोअर जेंडर. क्योंकि ये इनइक्वालिटी है बिटवीन मेल एंड फीमेल, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. वी कैन टेक रेस ऑल्सो. इन लास्ट चैप्टर यू मे हैव रेड अबाउट द रेसिज्म और पॉलिसी ऑफ अपार्टheid इन अमेरिका एंड अफ्रीका एज वेल. तो रेसिज्म क्या होता है? वाइट्स, ब्लैक. जो वाइट्स रहेंगे दे विल बी अपर एंड ब्लैक्स विल बी द लोअर, सो कॉल्ड. तो ये क्या है? इनइक्वालिटी की एक तो अपर है जबकि दूसरा लोअर है. उसकी सोसाइटी में प्रेस्टीज कहीं कम है. ये भी आपको इनइक्वालिटी दिख रही है बिकॉज दीज बोथ races are, colors are considered as unequal. That is why it is also may be considered as a stratification on the basis of race. We can take another example also. We can take example of tribe. ठीक है, ट्राइब मीन्स आदिवासी, जो लोग जंगलों में रहते हैं. तो हमारे लिए मेन स्ट्रीम हम लोग जो हैं, बड़े बड़े शहरों में रहने वाले जो लोग हैं, वो मेन स्ट्रीम लोग हैं, वो अपर हैं, वो स्मार्ट हैं, वो मॉडर्न हैं, वो डेवलप्ड हैं. अब ट्राइब की बात करें, वो लोअर हैं, वो डेवलप्ड नहीं है, वो स्मार्ट नहीं है, उनके पास फ़ोन नहीं है, उनका स्ट्रक्चर पूरी की पूरी वो गाँव में रहते हैं. दैट्स वाई दे आर कम्प्लीटली अनडेवलप्ड. तो डेवलपमेंट के बेसिस पर भी हमने
टू पार्ट्स में सोसाइटी को डिवाइड कर लिया और ये कहलाएगा डेवलपमेंट बेस्ड स्ट्राटिफिकेशन। आ रही है समझ में? स्ट्राटिफिकेशन की अगर एक अल्टरनेटिव हम लोग डेफिनेशन देखें, देन इट मे बी द, लिख लो एक बार, वर्टिकल डिविजन ऑफ सोसाइटी, है ना। देखो देर आर टू टाइप्स, दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में एक डिफरेंस है। हॉरिजॉन्टल में सब कुछ इक्वल होता है, इक्वल 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 इक्वल, सब एक ही फ्लोर पे हैं इसलिए इक्वल है। वर्टिकल में कोई ग्राउंड फ्लोर पे है, कोई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आज ये इनइक्वालिटी जो है वो अगर वो सोसाइटी के स्ट्रक्चर में आ जाए, सोसाइटी के स्ट्रक्चर में ही ऐसे इनइक्वालिटी आ जाए, तो ये कहलाएगी आपकी स्ट्राटिफिकेशन। देन द मीनिंग और शॉर्ट और ब्रीफ मीनिंग ऑफ स्ट्राटिफिकेशन इज वर्टिकल डिविजन ऑफ सोसाइटी। अब स्टूडेंट्स ये बात ध्यान देने की है कि ईच एंड एवरी सोसाइटी में ये स्ट्राटिफिकेशन होता है। कहीं पर ये स्ट्राटिफिकेशन का जो बेस है वो आपकी इनकम एंड पावर हो सकती है ना। जस्ट एन एग्जाम्पल, रजनी अर्न 10,000, कोई 20, कोई 30, ऐसे अर्निंग बेसिस पर भी स्ट्राटिफिकेशन हो सकता है, रिच एंड पुअर, मिडिल क्लास। और कहीं पर पावर के बेस पे कि मैं पावर लेस हूँ कम्प्लीटली, जबकि दूसरे पॉलिटिशियंस जो हैं उनके पास या तो मसल पावर है, मनी पावर की हम लोगों ने बात की, या फिर अप्रोच किसकी ज़्यादा है। तो इस बेस पर भी द सोसाइटी में बी डिवाइडेड। इकोनॉमिक के बेस पर देख सकते हैं, इकोनॉमी के बेस पर 3, अपर, मिडिल, लोअर। दूसरी पावर के बेस पर देखें तो मसल पावर के बेस पे, कॉन्टैक्ट एंड अप्रोच के बेस पे भी सोसाइटी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो वो अपने को बड़ा मानेगा, लेकिन हम तो भाई आम आदमी हैं, कॉमन मैन हैं, तो हम उनसे लोअर रहेंगे। इस बेस पर भी सोसाइटी डिवाइड हो सकती है। लेकिन स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि सोशल स्ट्रक्चर जो है उसमें सर्टेन बिहेवियर और पैटर्न्स होते हैं। आप कैसा बिहेव करेंगे उसका पैटर्न डिसाइडेड होगा बाय योर सोशल स्ट्रक्चर। आपका सोशल स्ट्रक्चर आपको बताने का काम करेगा कि हाउ टू बिहेव, डूज एंड डोंट्स आपके लिए डिसाइड करने का काम करेगा सोशल स्ट्रक्चर। Just an example, we can take example of the entry of women in the temples. We are going to take example of Sabarimala. Earlier, before 2018, Sabarimala में क्या हुआ करता था? Sabarimala, which is a temple located in Kerala, तो यहाँ पे 10 to 50 ईयर की जो लेडीज थी इनकी एंट्री कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड थी। क्यों थी? बिकॉज हमारी सोसाइटी डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इनटू 2 पार्ट्स, मेल एंड फीमेल। बिकॉज दीज आर फीमेल्स, इसलिए उनकी एंट्री यहाँ पे बैन कर दी। आ रही है बात समझ में? तो उसकी उनके ये जो फीमेल्स हैं उनके लिए हमारे स्ट्रक्चर ने डोंट्स डिसाइड किए। डोंट्स क्या नहीं करना है, ये सारे डोंट्स कौन डिसाइड कर रहा है? आर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। कई बार गर्ल्स जो हैं, है ना, आप लोग घर पे भी अगर ज़्यादा हंस रहे होंगे तो कई बार जो बड़े बुजुर्ग हैं या फिर कोई भी है वो कह देता है हंस मत लड़की है ना। और जबकि जो बॉयज़ हैं अगर वो थोड़े शाई नेचर के हैं तो बॉयज़ के लिए कई बार कहा जाता है कि क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहे हैं। मतलब हमारा स्ट्रक्चर हमारे इमोशंस को भी कहीं ना कहीं बाइंड करता है और हमारा स्ट्रक्चर बॉयज़ के लिए भी डूज एंड डोंट्स डिसाइड करता है। एक बॉय के लिए डोंट होगा दैट ही शुड नॉट शाय, वो शाय नहीं होना चाहिए। एंड गर्ल के लिए वो है कि वो गर्ल्स के लिए कि वो एक्सट्रोवर्ट नहीं होनी चाहिए, दे शुड बी इंट्रोवर्ट और शाय। आ रहा है समझ में कि सेग्रीगेशन कौन कर रहा है? ये कर रहा है आपका सोशल स्ट्रक्चर। कंटिन्यू करें
तो इस सोशल स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी होती है, और जो भी इस सोशल स्ट्रक्चर के बेनिफिशियरी बन रहे हैं, जिनको इस सोशल स्ट्रक्चर की इनइक्वालिटीज़ का बेनिफिट मिल रहा है, उनका एक ओपिनियन होता है टूवर्ड्स दिस सोशल स्ट्रक्चर। वो नहीं चाहते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर की जो ये इनइक्वालिटीज़ हैं, जो कई बार बहुत ब्रूटल हो जाती हैं, मरने मारने पर उतर जाती हैं, और कई बार इतने क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं कि बहुत बड़े बड़े अपन कह सकते हैं इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी सोशल स्ट्रक्चर के जो बेनिफिशरीज हैं, they always protest to amend this social structure, they always protest to reform our social structure। वो पहली बात तो रिफॉर्म करने के लिए रिफॉर्म करने के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट। एंड अनदर पॉइंट इज कि वो ये चाहेंगे कि उनकी जो ये प्रिविलेजेस हैं, स्टूडेंट एक टर्म होता है प्रिविलेजेस, ये प्रिविलेजेस का मतलब क्या होता है? प्रिविलेज का मतलब होता है सम स्पेशल राइट्स, जिसको अपन कहें एक्सक्लूसिव राइट्स। एक्सक्लूसिव राइट का मतलब क्या होता है? जो राइट सिर्फ आपको मिले हैं, सबको वो कॉमन मैन के पास वो राइट नहीं है। दीज एक्सक्लूसिव राइट्स आर नोन एज प्रिविलेजेस एंड आर सोशल स्ट्रक्चर प्रोवाइड some privileges to a part of our society. Just an example, I am again repeating the social structure of our Hindu society: Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudra. This social structure provides some privileges. What does it mean? Privileges means exclusive right. Exclusive का मतलब क्या होगा? Exclusive means those rights which are provided to a part of society. जो सोसाइटी मान लो ये पूरी है, तो सोसाइटी के इस एक पार्ट के लिए तो वो राइट्स हैं, रेस्ट ऑफ द पार्ट के पास वो राइट्स नहीं हैं। अब मानते हैं कि ये पार्ट ऑफ सोसाइटी ब्राह्मण है जिनके पास प्रिविलेजेस हैं। अब ब्राह्मण के पास तो सारे प्रिविलेजेस हैं, टेम्पल में एंट्री किसकी बैन नहीं हो सकती? ब्राह्मण्स की बैन नहीं हो सकती। ब्राह्मण्स के प्रिविलेजेस ऐसी हैं कि वो आज की डेट में जो बहुत सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं, अंबेडकर ने जो बहुत सारे रिफॉर्म्स करने चाहे थे, ब्राह्मण्स ने उन सब रिफॉर्म्स को प्रोटेस्ट किया था। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे इन प्रिविलेजेस में अपनी हेजेमनी को बना के रखना चाहते हैं। दे वांटेड टू मेंटेन देयर मोनोपोली कि हाँ आज भी हम बड़े हैं, 100 साल के बाद भी यही स्ट्रक्चर रहेगा, हम अपर कहलाएंगे, एंड आफ्टर 500 ईयर्स भी यही स्ट्रक्चर रहेगा, एंड आवर जनरेशंस विल बी गोइंग टू अपर अपर एंड अपर। वो अपनी स्टेटस नहीं छोड़ना चाहेंगे, एंड दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर द रिफॉर्म्स इन आवर सोशल स्ट्रक्चर। कंटिन्यू अगर अपन करें, देखो स्टूडेंट्स, हमारी सोसाइटी जो है उसका डिवीज़न होता है, डिवीज़न का सर्टेन पैटर्न होता है। ऐसा नहीं है कि यूं ही किसी ने डिवाइड कर लिया, डिवीज़न का सर्टेन पैटर्न होता है, और ये डिवीज़न जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता चलता है। पास ऑन कैसे होगा? वापस आते हैं, वैश्य एंड शूद्र, ये एक जनरेशन में हमारा सोशल स्ट्रक्चर था, मतलब डिवीज़न था सोसाइटी का। नेक्स्ट जनरेशन आई तो भी ब्राह्मण ब्राह्मण ही बना, राजपूत मतलब क्षत्रिय क्षत्रिय रहा, वैश्य वैश्य रहा, शूद्र शूद्र रहा। वापस थर्ड जनरेशन आई तो भी सोसाइटी का डिवीज़न सेम था। स्टूडेंट्स, सोसाइटी का जो हम लोगों ने स्ट्राटिफिकेशन की बात की, स्ट्राटिफिकेशन मतलब डिवीज़न। अब डिवीज़न जो है, ये डिवीज़न में जो बेनिफिट्स हैं, मैंने पहले कहा कि कुछ प्रिविलेजेस जो हैं वो भी इनइक्वली डिवाइडेड हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक में 3 टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स काउंट करवाए हैं जो कि बेसिक हैं, और इनमें ही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि किसी को वो चीज़ ज़्यादा मिल रही है और कुछ लोगों को वो चीज़ कम मिल रही है। और यही इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और बेनिफिट्स ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता जाता है।
अब डिवीजन किस चीज का कर रहे हैं आप, ये डिवीजन किस किस का होगा? सबसे पहले तो लाइफ अपॉर्चुनिटी और लिविंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। जीने का हक किसके पास कितना है, जीने का हक नहीं कहेंगे, अगर मोर स्पेसिफिकली मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा फैसिलिटी कहाँ देखने को मिलेगी, सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड लाइफ आपको कौन सी कम्युनिटी में देखने को मिलेगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार मेंशन करें, देन आई विल रैशनली आंसर टू दिस क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा आपको गुड फैसिलिटी, लिविंग स्टैंडर्ड आपको कहाँ देखने को मिलेगा कि मोस्ट ऑफ द कास्ट की, मोस्ट ऑफ द सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स वहाँ फुलफिल हो रही हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो रही हैं। आई होप यू हैव आंसर्ड इन कमेंट बॉक्स। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। माई क्वेश्चन वॉज कि ऐसी कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो कि एक ग्रुप को मिल रही हैं, लिविंग स्टैंडर्ड एक ग्रुप का अपर है और दूसरे ग्रुप का लोअर है। ऑब्जर्व करेंगे। वापस हमारी सोसाइटी पर आते हैं। स्टूडेंट्स, आप सोशियोलॉजी के हो तो कुछ चीज़ें तो आपको अब फिंगर पॉइंट्स पे लर्न होनी चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। अब ब्राह्मण्स की अगर आप बात करें स्टूडेंट्स, तो लिविंग स्टैंडर्ड की हम लोगों ने बात की थी। ब्राह्मण्स का लिविंग स्टैंडर्ड मोर और लेस अच्छा है। क्षत्रिय, ठाकुर जी मालूम ही है आपको कैसा हमारे यहाँ प्रिंसली स्टेट्स रहे थे, राजे रजवाड़े हमारे यहाँ रहे थे, महाराजा लोग रहे थे, तो ये तो रूलर क्लास है, और ये रूलर के टीचर रहे, और ये बिजनेसमैन क्लास रहा, प्रोडक्शन करता था। तो रूलर खुश रहेगा, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा। आपको मालूम है कितने बड़े बड़े फोर्ट्स बने हुए हैं, कितने बड़े बड़े हमारे यहाँ महल बने हुए हैं, है ना। और इनके टीचर, तो रूलर खुश तो टीचर को तो खुश रहना ही है। अब जो वैश्य कम्युनिटी थी, वैश्य कम्युनिटी तो वैसे ही हमारी आज की कैसी है, प्रॉस्पेरिटी आपको यहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी। चाहे आप जैन देखिए, बनिया, सिंधी कम्युनिटी, और मुस्लिम कम्युनिटी में बोहरा कम्युनिटी अगर आप देखें, तो ये कम्युनिटीज़ जो हैं बोहरा, जैन, माहेश्वरी, सिंधी, यहाँ पे आपको प्रॉस्पेरिटी अच्छी दिखेगी। बचे कौन? शूद्रा। शूद्रा में कौन आते हैं? शूद्रा, स्वीपर क्लास एंड ट्राइब्स। ट्राइब्स तो वैसे ही हम लोगों ने डिस्कस किया, फॉरेस्ट रीजन में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, कोई फैसिलिटी नहीं है, ना कोई वहाँ हॉस्पिटल है, इवन वहाँ पे रोड्स अवेलेबल नहीं हैं। तो जिनके पास रोड्स अवेलेबल नहीं हैं, हॉस्पिटल वहाँ पे नहीं है, फॉरेस्ट रीजन जंगलों में रह रहे हैं, कपड़े तक आज तक वो पूरे नहीं पहनते हैं, उन्होंने मॉडर्न सोसाइटी को देखा नहीं है, मोबाइल वहाँ नहीं है, ऐसे को आप डेवलप क्या कहेंगे, और उनकी लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होगा? वेरी पुअर। स्वीपर क्लास, स्वीपिंग काम ही हमारे लिए, हमारा सोशलाइजेशन ऐसा हुआ है कि हमने स्वीपिंग को बुरा माना है। तो क्योंकि इनको स्वीपिंग को बुरा माना है, दैट इज़ वाई स्वीपर भी एक बुरा वर्क हमारे लिए बन गया। इवन दो इट इज़ नॉट, सबको अपना काम खुद करना चाहिए, गांधी भी कहते थे और करते भी थे, लेकिन हाँ, मैं आपको एक स्ट्रैटिफिकेशन बता रही हूँ कि कैसे जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें भी इनइक्वालिटीज़ हैं। स्वीपर क्लास जो है पूरी एक आपका सिटी रहेगा, सिटी का जो आउटर साइड रहेगा उस आउटर साइड में ही वो स्वीपर क्लास रहेगा। मेन सिटी जो आपकी रहती है, आप मुझे बता दो कि मेन सिटी में वो स्वीपर क्लास रहता हो। भीलवाड़ा की ही बात करें तो भीलवाड़ा में भी रेलवे स्टेशन के पास स्वीपर क्लास रहता है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कई हैं जो अपलिफ्टमेंट उन्होंने अपना किया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा एक ये पॉजिटिव इंडिकेशन है, पॉजिटिव साइन है फॉर आवर सोसाइटी। लेकिन हाँ, आप लोग क्योंकि हमारा सोशलाइजेशन ऐसे हुआ तो आप देख सकते हैं कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी कैसा है। तो ये फैसिलिटी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी इनइक्वल है सबका। एक और तो आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हो गए, वेल एंड गुड। व्हाट अबाउट द शूद्रा कम्युनिटी? नॉट सो गुड। तो ये इनइक्वालिटी है, और ये इनइक्वालिटी क्या है? स्ट्रैटिफिकेशन है। सेकेंड पॉइंट आपके बुक में काउंट करवाया गया है, दैट इज सोशल स्टेटस। आप मुझे बताओ, सोशल स्टेटस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र
इन सब में अलग अलग है, या फिर आप शूद्र को, एक स्वीपर को भी उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं जितना कि एक ब्राह्मण को देते हैं? मुझे नहीं लगता है कि इस पर ज़्यादा बात करने की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि सोसाइटी में क्या होता है क्या नहीं होता है सब कुछ बात आपके सामने है। इतना हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं विद दिस शूद्रा कम्युनिटी कि इस शूद्रा कम्युनिटी जो कि आपके घर की स्वीपिंग करने भी मे भी आते होंगे, तो आप उनके लिए कप भी सेपरेट रखते हैं। आप उनको आप जो हाउस होल्ड्स, आप जो कप अपने साथ रखते हैं वो कप भी आप उनके साथ शेयर नहीं करते हैं, और वो कप वो अपना खुद धोकर जाता है, वो खुद वॉश करके जाता है अपना कप और खुद एक प्लेस पर वापस रख देता है। कई स्टूडेंट्स मेरे ब्राह्मण रहे हैं और उन्होंने बहुत ओपनली क्लासरूम में भी कई ऐसी बातें कही हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग बातें हैं, जो कि हमारा बिहेवियर एंड सोशल स्टेटस में इनइक्वालिटी है। ब्राह्मण को हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, सोशल स्टेटस उनका अपर माना जाता है, और शूद्रा का सोशल स्टेटस लोअर माना जाता है। नाउ वी आर मूविंग ऑन पॉलिटिकल इम्पैक्ट। ठीक है, पॉलिटिकल अगर अपन इम्पैक्ट की बात करें तो वो भी किसका ज़्यादा है? पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी मोस्टली अपन देखें तो फीमेल्स आपको उसमें लोअर ही मिलेंगी, रिप्रेजेंटेशन फीमेल्स को है नहीं इतना ज़्यादा, और ना ही हमारी जो शूद्रा कम्युनिटी है इसको इतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है। इवन दो रिजर्वेशन है, लेकिन रिजर्वेशन से आगे बढ़कर उनको कभी नहीं कि ठीक है ये सीट आपके लिए रिजर्व्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करें, ऐसा इनके साथ नहीं होता है। इनको बस रिजर्वेशन तक ही लिमिटेड कर दिया है, विच इज़ नॉट अ गुड सिंबल। सो स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें जो हमने देखी, इनइक्वालिटी हम लोगों ने देखी है ना, ये इनइक्वालिटी में हम लोग चेंज लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब ये कब सक्सेसफुल होगी, किस लिमिट और किस लेवल पर आके सक्सीड होंगी, वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कोशिशें ज़रूर हो रही हैं। कोशिशें अंबेडकर ने भी की, कोशिश गांधी ने भी की, कोशिश ज्योतिबा फूले ने भी की, एंड आई एम श्योर अबाउट इट कि अगर आप लोग भी इन सारी रियलिटीज़ के बारे में अच्छे से एक बार जान लेंगे तो आप खुद डिस्टर्ब हो जाएंगे और आप खुद भी इस सोसाइटी में रिफॉर्म लाने के लिए आगे आने लगेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, completely new heading है द वेज टू अंडरस्टैंड सोशल प्रोसेसेस। क्योंकि अब हम सोशल प्रोसेस पर आ रहे हैं। अब सोशल प्रोसेस को आप समझ कैसे सकते हो? सोशल प्रोसेस में क्या आता है? सोशल प्रोसेस कंसिस्ट 3 C's: कॉन्फ्लिक्ट, कॉपरेशन एंड कंपटीशन। कॉन्फ्लिक्ट भी होता है आपका लोगों से, आप उनके साथ कॉम्पीट भी करते हैं। 10th क्लास पास करके आए हैं तो क्लास में कोई ना कोई तो होगा जिसके साथ आपने कॉम्पीट किया होगा कि कौन ज़्यादा मार्क्स गेन करेगा। तो कंपटीशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है मार्क्स गेन करने के लिए, लेकिन हाँ कंपटीशन तो है। आप कंपटीशन भी करते हैं लोगों से, स्टूडेंट्स से, अपने कंपेनियन से। आपका उनके साथ कॉपरेशन भी रहता है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कॉम्पीट ही करते हैं अपने कॉम्पिटिटर से। जब वो स्कूल नहीं आता है तो कई बार आपने उसके साथ नोट्स भी शेयर किए होंगे, लेकिन हाँ कई बार आपका कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हुआ होगा, उसके साथ नहीं किसी और के साथ, लेकिन हुआ ज़रूर होगा। लड़ाई झगड़े तो चलते ही रहते होंगे। खैर, यस स्टूडेंट्स, देयर आर 2 ways टू अंडरस्टैंड सोशल प्रोसेसेस इन सोशियोलॉजी। सोशल प्रोसेस कैसे चलती है, क्या होती है, इसको लेकर 2 वे हैं। देयर आर 2 ways और 2 पर्सपेक्टिव। एक पर्सपेक्टिव जो है उसको अपन कहेंगे कॉमन पर्सपेक्टिव, है ना, कॉमन पर्सपेक्टिव। व्हाट डज इट मीन स्टूडेंट्स? कॉमन पर्सपेक्टिव का मतलब होता है ऐसे कुछ थॉट्स जो कि बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, आपके, मेरे, हम सबके पेरेंट्स जो हैं उन्होंने सोशियोलॉजी नहीं पढ़ी, उन्होंने सोसाइटी के कंसेप्ट्स नहीं पढ़े, लेकिन हाँ क्योंकि सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी के बारे में थोड़ी बहुत प्रिडिक्शन वो कर लेते हैं, और यही प्रिडिक्शन उनका जो है वो होता है, वो कहलाता है कॉमन पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल प्रोसेस। जस्ट एन एग्जाम्पल,
अगर मान लो इंटरकास्ट मैरिज हो जाती हैं तो इस कंडीशन में पेरेंट्स और हमारी सोसाइटी के जो दूसरे मेंबर हैं जो ट्रेडिशनल रूल्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं वो ये कहेंगे कि देखो इतनी सारी मैरिजेस वैसे भी सक्सेसफुल नहीं हैं, तो ये वाली जो इंटरकास्ट मैरिज होगी ये भी सक्सेसफुल नहीं होगी। उन्होंने सोसाइटी नहीं पढ़ी, सोशोलॉजी नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा, बस क्योंकि उस सोसाइटी में रह रहे हैं, सोसाइटी की कुछ एक बातें उनको मालूम है, इस बेस पर उन्होंने अपना कंक्लूजन दे दिया। इट इज़ नोन एज कॉमन पर्सपेक्टिव। बट स्टूडेंट्स, वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ सोशोलॉजी, हम सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं और हम सोसाइटी को पढ़ रहे हैं, तो हमारे डिस्कशन में, हमारे पर्सपेक्टिव में और एक जो टी स्टॉल पे बैठ कर डिस्कशन करने वाले लोग हैं उनसे हमारा पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। वी शुड बी एन एक्सपर्ट ऑफ आवर सब्जेक्ट। तो एक एक्सपर्ट में और कॉमन मैन में जो डिफरेंस रहना चाहिए वही टू पर्सपेक्टिव्स हैं। वन इज कॉमन पर्सपेक्टिव एंड अनदर इज सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अकॉर्डिंग दिस सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो भी कंक्लूजन, डिसीजन या जो भी आपकी फॉरकास्ट आप करते हो वो फॉरकास्ट पूरा का पूरा आपका रिसर्च बेस्ड होगा, पूरा का पूरा रिसर्च बेस्ड होगा। आप कहीं कहाई या मन की बात यूँ ही नहीं कह देंगे कि अब ये होगा अब वो होगा, क्योंकि देखो कॉमन पर्सपेक्टिव में तो आपके जो पुराने जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं अपने पेरेंट्स के, ग्रैंड पेरेंट्स के, नेबर्स के, वो अपने पुराने एक्सपीरियंस के बेस पर कंक्लूजन दे देते हैं। पहले हमारे टाइम पे ऐसा हुआ करता था तो अब भी ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मतलब सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स जो हैं वो पूरी रिसर्च करते हैं, अपने मन से कुछ नहीं कहेंगे, जो जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा ही वो लिखेंगे और उनका पूरा स्टडी रिसर्च एंड फैक्ट बेस्ड होगा। और इसी फैक्ट बेस्ड जो रिसर्च है उसी को आप कहेंगे सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि जो कॉमन पर्सपेक्टिव ऑफ स्टडी टू आवर सोशल प्रोसेसेस है वो कब हमेशा गलत होता है। ये कई बार सही भी होता है लेकिन उसकी एक्यूरेसी 100% नहीं रहती है, जबकि हमारा जो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है उसकी एक्यूरेसी 99% रहती है। अब अपन बढ़ते हैं कॉपरेशन पर। वाई वी कॉपरेट विद ईच अदर। मैंने आपको कहा कि आप लोग कॉम्पीट करते हो और कॉम्पिटिशन और कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी, है ना, कॉम्पिटिशन है आप में और आपके कॉम्पिटिटर में, कॉन्फ्लिक्ट भी है, उसको टॉपर बनना है, आपको टॉपर बनना है, देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उसको ज़्यादा मार्क्स गेन करने हैं, आपको भी ज़्यादा मार्क्स गेन करने हैं, तो दोनों के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट भी है, लेकिन दोनों के बीच में कॉपरेशन भी होता है, आप लोग नोट्स भी शेयर करते हैं। वाई वी कॉपरेट विथ ईच अदर, तो इसका बहुत अच्छा रीज़न काउंट करवाने का काम किया है इमाइल दरखाइम ने। कार्ल मार्क्स हम पढ़ चुके हैं, कार्ल मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि इमाइल दरखाइम की बात हम लोगों ने की। इमाइल दरखाइम टेल्स अस अबाउट द फॉर्म ऑफ कॉपरेशन, ठीक है। और इमाइल दरखाइम कहते हैं हम कॉपरेशन क्यों करते हैं। वाई वी कॉपरेट विथ ईच अदर, बिकॉज वी कैन नॉट फुलफिल आर बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर सेल्फ। आप आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो खुद नहीं फुलफिल कर सकते हैं, इसलिए आपको दूसरों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, और दूसरों पर डिपेंडेंट रहना है तो आप अकड़ के चलेंगे तो काम बनेगा नहीं। ये जो डिपेंडेंसी आपकी है, ठीक है, ये जो आपकी डिपेंडेंसी है ऑन अदर्स, ये कॉपरेशन को इंक्रीज करती है। एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज पर्सन ए। अब ए पर्सन अपनी हेयर कटिंग खुद नहीं कर सकता है, अगर वो बीमार होगा तो वो अपने आप को क्योर नहीं कर सकता। इवन दो बहुत अच्छा वो डॉक्टर मान लो हो सकता है, लेकिन डॉक्टर के भी अपनी कुछ लिमिटेशंस रहती हैं, वो अपना खुद का ऑपरेशन खुद नहीं कर सकता। पहला, अपनी हेयर कटिंग खुद नहीं कर सकता, अपने आप को ट्रीट, अपना ऑपरेशन वो नहीं कर सकता है। इसके अलावा अपने शू नहीं बना सकता,
प्रोड्यूस नहीं कर सकता अपने लिए सब कुछ, अपने लिए वो क्लोथ प्रोड्यूस करना, कॉटन सीड करना, सो करना, ये सारे काम जो हैं ये खुद नहीं कर सकता। कि आपने खुद के लिए मकान भी बना लिया, इंजीनियर तो आप हो ही, लेकिन आपने अपना मकान भी खुद बना लिया, कंस्ट्रक्शन वर्क भी आपने कर लिया, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप सारा काम खुद करें। अब जब सारा काम आप खुद नहीं कर सकते हैं, इस कंडीशन में आपकी बढ़ती है दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी। आई एम डिपेंडेंट ऑन अ फार्मर, रजनी इज़ डिपेंडेंट ऑन अ फार्मर, क्योंकि मैं प्रोड्यूस नहीं करती हूँ वीट और अदर फूड ग्रेन्स, कोई चीज़ मैं प्रोड्यूस नहीं करती हूँ, इसलिए मेरी फूड ग्रेन्स और दूसरी चीज़ों के लिए डिपेंडेंसी रहेगी फार्मर के ऊपर। मैं शू नहीं बनाती हूँ, इसलिए शू और स्लीपर के लिए मेरी डिपेंडेंसी उनके ऊपर रहेगी। मैं पेट्रोल भी खुद नहीं प्रोड्यूस कर रही हूँ, पेट्रोल के लिए मेरी डिपेंडेंसी, पेट्रोल जिसके लिए यूज़ करती हूँ व्हीकल, ठीक है, तो वो व्हीकल जो है वो भी मैं खुद नहीं बनाती हूँ, मैन्युफैक्चर मैं खुद नहीं करती हूँ। इसलिए क्या होता है कि मेरी इन सब के ऊपर डिपेंडेंसी इंक्रीज़ होगी, और जैसे डिपेंडेंसी इंक्रीज़ होगी उतना ही ज़्यादा कॉपरेशन होगा। जितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी अगर इतनी है तो कॉपरेशन भी इतना होगा, डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा है कॉपरेशन भी इतना ज़्यादा होगा। एग्ज़ाम्पल लेके देख लो अपना और अपने मम्मी और पापा का। आप देखेंगे कि आपको आपकी जब डिपेंडेंसी उनके ऊपर ज़्यादा है, आपको एक बाइक चाहिए, है ना, अपाचे, डिपेंडेंसी ज़्यादा है, अपाचे चाहिए, स्कूल फ़ी भी पे करनी है, मोबाइल भी पापा ही दिलाएंगे, आप तो अर्निंग है नहीं, अदर रिक्वायरमेंट्स भी वही फुलफ़िल करने वाले हैं, तो आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब फुलफ़िल करने के काम करते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हैं और सबको फुलफ़िल करने का काम आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, तो आपका उनके साथ फॉर्म ऑफ कॉपरेशन भी ज़्यादा रहता है। पापा कभी थप्पड़ भी मार लेंगे तो आप बियर कर लेते हैं, आप वो सुन लेते हैं, खा लेते हैं थप्पड़। क्यों? आप इतना ज़्यादा कॉपरेट क्यों कर रहे हैं उनके साथ? इवेंचुअली वो आपकी नीड्स फुलफ़िल कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दरखाइम। जितनी ज़्यादा नीड्स उतनी ज़्यादा डिपेंडेंस ऑन अदर, और जितनी ज़्यादा डिपेंडेंस उतना ज़्यादा ही कॉपरेशन। कई बार तो मम्मी को खुश करने के लिए, जब मम्मी से कुछ लेना होता है तो मम्मी को खुश करने के लिए कई बार आप मम्मी से आगे होके काम मांगते हैं कि ये काम मैं कर लूँ। वाई? मम्मी खुश होंगी और मम्मी खुश होके आप जो चाहते हैं वो आपको देगी। दैट इज़ वाई आप कोऑपरेट करते हो। और जब कुछ काम नहीं होता है किसी से तो हम कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो इसको लेकर ही कार्ल मार्क्स ने लेकिन एक बात कही। कार्ल मार्क्स ने कहा ठीक है, आपका कॉपरेशन आपकी डिपेंडेंसी की वजह से रहता है, लेकिन ये फॉर्म ऑफ जो कॉपरेशन है, दिस फॉर्म ऑफ कॉपरेशन मे बी वेरी अकॉर्डिंग टू टाइम। जैसे जैसे टाइम बदलता जाता है वैसे वैसे ये फॉर्म ऑफ कॉपरेशन भी चेंज होता है। वैसे वैसे धीरे धीरे करके पहले फॉर्म ऑफ कॉपरेशन कुछ अलग होगा और आज की डेट में फॉर्म ऑफ कॉपरेशन कुछ अलग होगा। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, जो सिंपल सोसाइटीज़ थी, मतलब जब हम लोग चिंपांजी थे, जब हम लोग कुछ प्रोड्यूस नहीं करते थे, वी वर ट्राइब्स, हम जंगलों में रहते थे जब लोग, ठीक है, तो जब जो ह्यूमन बींग्स थे वो चिंपांजी थे, या फिर अपन और ज़्यादा कहें होमोसेपियंस थे, तो दैट टाइम क्या हुआ करता था, उसी को यहाँ पे कहा गया है सिंपल सोसाइटी। जब चिंपांजी थे, होमोसेपियन थे, उसको यहाँ पे सिंपल सोसाइटी कहा। और सिंपल सोसाइटी में कार्ल मार्क्स ने कहा कि यहाँ पे ह्यूमन बींग्स किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते थे, वो अपना काम खुद ही कर लेते थे। हंटिंग करनी है और प्रोडक्शन भी कितना होता था, लिमिटेड प्रोडक्शन होता था, है ना, जितना उनको कंज्यूम करना उतना ही प्रोडक्शन वो रखते थे, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन उनका नहीं रहा करता था। लेकिन आज की जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, इन मॉडर्न सोसाइटीज़ को कार्ल मार्क्स ने कॉम्प्लेक्स सोसाइटी कहा है। और अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, ये मॉडर्न एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में हम लोग सरप्लस प्रोड्यूस करने लगे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हम लोग करने
लगे हैं कि और ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादा अर्निंग होगी, इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगे हैं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की वजह से हमारी सोसाइटी में कुछ एक क्लासेस बनी हैं और इसने कॉरपोरेशन का जो फॉर्म है वो भी चेंज कर लिया। क्योंकि सरप्लस प्रोड्यूस हो रहा है तो एक वर्कर जो है, वर्कर और एम्प्लॉयर जो मालिक हैं, उन दोनों के बीच में कॉपरेशन है। कॉपरेशन कैसे है? वर्कर वर्क करेगा तभी तो वो प्रोड्यूस कर पाएगा, पहली बात। तो वर्कर के ऊपर जो ओनर है उसकी डिपेंडेंसी है, इस वजह से ओनर वर्कर के साथ कॉपरेट करता है। आ रही बात समझ में? जब अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स सिंपल सोसाइटी थी, लिमिटेड प्रोडक्शन होता था, तब दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही सोसाइटी बदली, आज की मॉडर्न सोसाइटी जिसको कार्ल मार्क्स ने कॉम्प्लेक्स सोसाइटी कहा है, इस टाइम पे हम लोग मोर एंड मोर प्रोड्यूस करते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आप देख लो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं कि सालों साल चल जाए। अब मोर एंड मोर प्रोड्यूस करती हैं, क्यों करती हैं? जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी उतनी ही ज़्यादा उनकी अर्निंग होगी। तो क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो इस वजह से जो वर्कर है ना, वर्कर प्लस एम्प्लॉयर, इन दोनों के बीच में कॉपरेशन रहता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। अगर वर्कर वर्क नहीं करेगा तो वो सरप्लस प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, और सरप्लस प्रोडक्शन अगर वो नहीं कर पाता है तो जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, उसको बेनिफिट कहाँ से मिलेगा? इसलिए मालिक को उसके साथ कॉपरेट करना पड़ता है। लेकिन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, है ना। दोनों एक साथ चलते हैं, कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, दोनों एक साथ चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं। यहाँ कॉपरेशन है लेकिन कॉन्फ्लिक्ट भी है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ये है कि वर्कर चाहता है कि मुझे मोर एंड मोर सैलरी मिले, जबकि एम्प्लॉयर चाहता है मैं उसको जितना कम दे सकूं उतनी सैलरी दूं। तो दोनों के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट है। वर्कर मांग रहा है मोर एंड मोर, एम्प्लॉयर देना चाहता है और ज़्यादा कम। वो हमेशा बात करता और सैलरी बढ़ाओ और सैलरी बढ़ाओ, जबकि एम्प्लॉयर जो है वो उसको और ज़्यादा कम करने की बात करता है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज़, हमारी सोसाइटी जो है ये कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो कार्ल मार्क्स ने दिया था, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव आवर सोसाइटी is divided into many communities just like caste, class, also economic middle and lower, even though कार्ल मार्क्स ने मिडिल क्लास नहीं बताई है। अब हम लोग आ रहे हैं कि सोसाइटी में कौन जो कॉपरेशन है, आपका फॉर्म ऑफ कॉपरेशन हम लोगों ने बात की, ठीक है। कॉपरेशन होता है, कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। तो जो कॉपरेशन है, इस कॉपरेशन का फॉर्म कैसा है? विच टाइप ऑफ कॉपरेशन एग्जिस्ट इन सोसाइटी? सो स्टूडेंट्स, कार्ल मार्क्स को ही अपन कंटिन्यू करेंगे कि कौन सा कॉपरेशन का टाइप एग्जिस्ट करता है हमारी सोसाइटी में। अगर अपन कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स कहते हैं ये कॉपरेशन जो है, ये कॉपरेशन का फॉर्म एनफोर्स्ड है। मतलब जो लोअर लोग हैं, जो कि बड़े लोग, जो अपर लोग हैं, लोअर अपर, ये लोअर अगर अपर के साथ कहीं भी कॉपरेट कर रहा है तो कार्ल मार्क्स कहते हैं ये फॉर्म ऑफ कॉपरेशन एनफोर्स्ड है। ये लोअर अपनी मर्जी के साथ कॉपरेट नहीं कर रहा है, बल्कि ये कॉपरेशन एनफोर्स्ड है। और ये एनफोर्स कौन करता है? एनफोर्स का मतलब है जबरदस्ती कॉपरेट करवाना। अब जबरदस्ती कॉपरेट कौन करवाता है? जबरदस्ती कॉपरेट करवाने का काम करता है जो उसका बेनिफिशियरी है ना, जो जिसके पास प्रीविलेजेस हैं, जिसके पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, वो इन लोअर को हमेशा सप्रेस करते रहते हैं, और सप्रेस करने के बाद वो उनको एनफोर्स करते हैं कि ये लोअर इन अपर के साथ कॉपरेट करें। अब स्टूडेंट्स, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इमाइल दर्खाइम जो हैं
उन्होंने ईच एंड एवरी एक्टिविटी, इवन मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को क्राइम का एग्जाम्पल भी दिया था कि कैसे इमाइल दरखाइम ने क्राइम में भी कुछ फंक्शनैलिटीज़ फाइंड आउट की थी कि क्राइम का भी अपना फंक्शन होता है कि जब जहाँ कहीं क्राइम होता है पूरी कंट्री उस एक पर्सन जिसने क्राइम किया है, जो अक्यूज्ड है, उसके अगेंस्ट यूनाइट हो जाती है। देन अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, क्राइम कॉन्ट्रीब्यूटेड टू यूनाइट द सोसाइटी, समाज को एक करने में क्राइम कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए इस जिस एनफोर्स्ड की बात कर रहे हैं कार्ल मार्क्स, जिस नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं कार्ल मार्क्स, दरखाइम ने इसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढी है और दरखाइम ने कहा है कि ये कॉपरेशन जो है वो हमारी सोसाइटी को मेंटेन रखने का काम करता है, और अगर ये कॉपरेशन नहीं होगा, ये अगर लोअर कम्युनिटी जो है, जो कि अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स एनफोर्सडली कॉपरेट करती हैं, ये अगर रिवॉल्ट कर लेगी, क्रांति कर लेगी, तो हमारी सोसाइटी तो डे बाय डे चेंज होती जाएगी, और ये चेंज जो है वो सोसाइटी को स्टेबल नहीं होने देगा, और इवेंचुअली ऐसे तो हमारी सोसाइटी टूट जाएगी। तो सोसाइटी को टूटने से बचाने के लिए सम प्री रिक्विजिट्स आर देयर, सम प्री कंडीशंस आर देयर, सोसाइटी को बचाने के लिए प्री कंडीशन है, एंड दैट प्री कंडीशन इज कॉपरेशन। अब ये कॉपरेशन कौन मेंटेन करता है? मैंने क्या पहले बताया था, अपर क्लास करता है कि आओ मेरे साथ कॉपरेट करना पड़ेगा। अब अपर क्लास किस किस काम के थ्रू करता है, ये टर्म्स में भी अभी आपको ठीक से समझ में नहीं आए, लेकिन फर्दर चैप्टर्स में इनको बहुत अच्छे से इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है। इसलिए यहाँ मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी कि अपर क्लास जो है ऐसी कुछ एक शुरू से ही बच्चे को सिखा कर कि आपको इनके साथ कॉपरेट करना ही है थ्रू सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का मतलब होता है बच्चे को कुछ भी सोसाइटी के बारे में सिखाना। तो सोसाइटी के बारे में बच्चे को शुरू से सिखाकर आप उसको बचपन से बता देते हैं कि आपको उनके साथ कॉपरेट करना है, और यही है इमाइल दरखाइम का फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। इमाइल दरखाइम कहते हैं कि ये कॉपरेशन जो है वो भी सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, ये कॉपरेशन भी सोसाइटी का ही एक फंक्शन है, और इस कॉपरेशन के अलावा ही कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन भी सोसाइटी की और ह्यूमन बीइंग्स के एक यूनिवर्सल बिहेवियर के फॉर्म में आप जान सकते हो कि जहाँ जहाँ इंसान रहेंगे, जहाँ जहाँ इंसान रहेंगे वहाँ वहाँ C3 देखने को मिलेगा, कॉपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन। आप आपकी फैमिली में देख लें, जॉइंट फैमिली है, चाचा कार लिया है तो आपको भी वैसी ही कार चाहिए, एक कंपटीशन रहता है। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है, लेकिन अगर किसी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम कॉपरेट भी करते हैं। तो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी द पीपल, हम लोगों के बीच में, हम सबके बीच में जो भी इंटरेक्शंस होती हैं, ये इंटरेक्शन को आप C3 में डिवाइड कर सकते हो, कंपटीशन, कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। ये है आपका सोशल प्रोसेस। आगे अपन कंटिन्यू करें, कॉन्फ्लिक्ट को लेकर अपन चलें कि कॉन्फ्लिक्ट आपको कहाँ देखने को मिल सकता है और कॉपरेशन से इसका क्या लेना देना है। जैसे अभी आपको बताया कि कई बार कॉपरेशन एनफोर्स्ड होता है, ज़बरदस्ती आपसे कॉपरेशन लिया हुआ होता है, आप कॉपरेट करना नहीं चाहते हैं, बट दिस कॉपरेशन में बी एनफोर्स्ड। कैसे एनफोर्स्ड है? एज यू ऑल नो कि जो फादर की प्रॉपर्टी होती है या फिर पैटर्नल प्रॉपर्टी आप कहें, तो उस पैटर्नल प्रॉपर्टी का जो डिवीज़न है वो मेल एंड फीमेल, उनके जो चिल्ड्रन हैं उनमें सब में इक्वली होता है। द पैटर्नल प्रॉपर्टी मस्ट बी डिवाइडेड बिटवीन बोथ मेल एंड फीमेल ऑफ द फैमिली। लेकिन क्या होता है कि जो फीमेल की जब मैरिज हो जाती है, जो गर्ल चाइल्ड रहती है, जब उसकी मैरिज हो जाती है तो आफ्टर मैरिज जब वो क्लेम करने लगती है अपनी प्रॉपर्टी पर,
तो उसकी पैटर्नल फैमिली में जो उसके ब्रदर्स हैं या फिर ब्रदर्स हैं वो ये क्लेम, वो कहीं बात करना ना छोड़ दें या फिर कोई बड़े कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो जाए, इस वजह से ये गर्ल जिसकी मैरिज हो चुकी है और अब वो अपने ग्रूम के साथ वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है, वो इस प्रॉपर्टी राइट जो कि लीगल राइट है, इस लीगल राइट पर भी क्लेम करने से मना करती है और वो अपने फादर की प्रॉपर्टी में शेयर लेने से मना कर देती है। क्यों मना कर देती है? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं एक डाउट रहता है कि अगर मैंने इस प्रॉपर्टी राइट पर क्लेम किया तो भी मेरे ब्रदर मुझसे बोलना छोड़ दें, बोलना नहीं छोड़ें तो एक टाइम तक तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है कि हम आपको क्यों दें या फिर जो भी है XYZ, ऐसे कुछ एक इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। स्टूडेंट से एग्जाम्पल मैंने यूं ही नहीं लिया है कि ऐसा होता नहीं होगा। आपकी बुक में पेज नंबर 9 पर आप देखेंगे तो आपको ये एग्जाम्पल भी देखने को मिलेगा। तो फीमेल जो है, ये फीमेल आफ्टर मैरिज अपने मेल ब्रदर से कॉपरेट करती है और कॉपरेट करते हुए जो प्रॉपर्टी के राइट्स हैं उन पर क्लेम नहीं करती कि नहीं मुझे आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मैं तो आपके साथ कॉपरेट करने के लिए रेडी हूँ। बट दिस कॉपरेशन इज़ एनफोर्स्ड। क्यों एनफोर्स्ड है? क्योंकि देखो प्रॉपर्टी तो सबको चाहिए होती है, लेकिन उसको डर है कि कहीं ये कॉन्सिक्वेंसेस ना क्रिएट हो जाएं, इस वजह से वो कॉपरेट करने लगती है। एंड दिस फॉर्म ऑफ कॉपरेशन इज नोन एज एनफोर्स्ड फॉर्म ऑफ कॉपरेशन। Students, this is the second part of this chapter. If you have any query, doubt, problem, then you can contact to me directly. This is Rajni Kagwani signing off. Thank you.